हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कैश कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ क्यूरीज हैं वो हम ज़रा आपस में डिस्कस कर लें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्यूरी ये है कि सर व्हाट इज़ कंट्रोलिंग एरिया। अच्छा, एक होता है क्रेडिट कंट्रोल एरिया, एक होता है कंट्रोलिंग एरिया। ठीक है। कंट्रोलिंग एरिया की आपको एक ऐसी एग्जांपल देते हैं जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपकी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ड्राफ्ट करने में हेल्प करती है। ठीक है, तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेस पे प्रिपेयर की जाती हैं। तो जहाँ पे आपका रेवेन्यू इन्वॉल्व है वहाँ पे आपकी कॉस्टिंग भी इन्वॉल्व होगी। ठीक है। तो कॉस्टिंग और रेवेन्यू ये दोनों आपस में लाजिम व मलजूम है। राइट। यू यू गेट प्रॉफिट फ्रॉम डिडक्शन ऑफ कॉस्ट फ्रॉम रेवेन्यू, सेल्स और रेवेन्यू माइनस आपका जाता है सीजीएस, एंड देन यू विल गेट जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है। तो ये जो जो जिस जिस सीजीएस है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसकी ओवरऑल वैल्यूएशन हम गेन करते हैं फ्रॉम कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब ही है कॉस्ट मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि यहाँ पे जो इसका कोड होता है वो कंपनी कोड के साथ सेम क्यों होता है। देखिए, कंपनी कोड हमने कहाँ पे बनाया था? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बनाया था, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में। ठीक है। और जो कंट्रोलिंग है इसका भी कोड हम फाइनेंस उसमें बनाते हैं, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में बनाते हैं। ठीक है। अब ज़ाहिर सी बात है, जहाँ पे रेवेन्यू होगा वहाँ पे कॉस्टिंग होगी, तो फिर रेवेन्यू जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और कॉस्ट जो है वो भी आपका कॉस्ट अकाउंटिंग से आएगा। इसलिए कॉस्ट कंट्रोलिंग एरिया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों सेम होते हैं, दोनों का कोड सेम होते हैं। ठीक है। यहाँ तक क्लियर? कंट्रोलिंग के डिफरेंट है, इसके कंपोनेंट्स है। जनरल कंट्रोलिंग है, कॉस्ट सेंटर है, इंटरनल ऑर्डर्स है, एबीसी है, और प्रॉफिट सेंटर है, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस है, प्रॉफिट एंड अकाउंटिंग है। ऑर्गेनाइजेशन में आपका जाता है मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया। अच्छा, इसमें इसमें ये देखें कि कंट्रोलिंग एरिया में जो है आप कहते हैं स्टैंडर्ड हायरार्की। ठीक है। अच्छा, कॉस्ट अकाउंटिंग या कंट्रोलिंग को अंडरस्टैंड करने से पहले ये एक स्ट्रक्चर है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। देखो, एक कंपनी का एक स्ट्रक्चर आता है जिसमें टॉप पे आपकी कंपनी, आपकी जो टॉप मैनेजमेंट है। ठीक है। डायरेक्टर्स हैं, ऑनर्स हैं, अच्छा, या एमडीज हैं, जो भी है आपकी जो ऑनरशिप ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, उसके नीचे आपके ये डिपार्टमेंट्स आते हैं, HR, admin, procurement, production, sales and distribution, research and development, warehouse। अब HR के अंदर ये इसके सब डिपार्टमेंट्स है। ठीक है। तो जिसमें रिक्रूटमेंट है, हायरिंग है, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है, पेरोल है। एडमिन के अंदर आपका फाइनेंस है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, अकाउंट डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट है, लीगल एंड टैक्स डिपार्टमेंट्स हैं। प्रोक्योरमेंट में आपका परचेज, स्टैंडर्ड, इंपोर्ट, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। तो ये डिफरेंट आपके पास वो डिपार्टमेंट्स हैं। अब इन तमाम डिपार्टमेंट्स को, इन तमाम सब डिपार्टमेंट्स को हम कहते हैं कॉस्ट सेंटर्स। और ये जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं इनको हम कहते हैं कॉस्ट सेंटर ग्रुप्स। ओके, ये थोड़ा सा इसको आपने HR,
हाँ, ये जो बिलो में है ना, ये ऊपर जो भी है ये सारे HR, एडमिन, प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, R&D, वेयर हाउस, इन सबको हम कहते हैं कॉस्ट सेंटर ग्रुप। ओके, ये मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, कॉस्ट सेंटर ग्रुप में आपके ये चीज़ आती है। और कॉस्ट सेंटर्स में ये जो येलो वाले तमाम जो है ये कॉस्ट सेंटर्स हैं आपके, क्लियर, सब डिपार्टमेंट्स जो आपके आते हैं। अच्छा, और ये इनकी चेन, इनकी एक चेन बनती है ना, ये देखिए ये चेन इनकी बन गई, ठीक है। यू कैन से पैरामिड, जस्ट लाइक दैट। तो इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड हायरार्की, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्टैंडर्ड हायरार्की। नाउ दिस पॉइंट इज क्लियर। यस। हाँ, एक देखे, एक कंपनी है, कंपनी के टॉप, कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, एग्जेक्टिव्स हैं, फिर उनके नीचे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स है, फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स के नीचे सब डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये तमाम जो एक डायगोनल स्ट्रक्चर बनते हैं इसको हम कहते हैं स्ट्रेट हायरार्की, टॉप टू बॉटम, क्लियर। अच्छा, अब इसके अंदर जो जो भी जैसे कि रिक्रूटमेंट है, फाइनेंस है, अकाउंट है, हायरिंग है, इन तमाम डिपार्टमेंट्स में आपको मालूम है कि एक्सपेंसेस भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो उन एक्सपेंसेस को हम कहते हैं कॉस्ट एलिमेंट्स, क्लियर। यस, इनके जो एक्सपेंसेस होंगे ना उसको हम कॉस्ट एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। अब एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं, एक होता है आपकी एक्चुअल, एक होती है आपकी प्लानिंग या बजटिंग आपकी होती है, ठीक है। एक्चुअल जो कॉस्टिंग होती है वो हम उसको कहते हैं प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट्स। जो प्लानिंग और जो बजटिंग में कॉस्ट को हम शामिल करते हैं, कंसिडर करते हैं, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, we have how many sub departments we have right now? You can say 1 2 3 4 8 12 16 20 24 28, I'm right, 28 है ना। अच्छा, अब हर डिपार्टमेंट के अंदर आपको मालूम है कि सैलरीज भी दी जाती हैं, और उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हैं, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हैं, स्टेशनरीज हैं, काफ़ी इसमें एक्सपेंसेस इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो जो जिन एक्सपेंसेस की हमने प्लानिंग करनी है, बजटिंग करनी है ना, उन एक्सपेंसेस को हम कंसिडर करते हैं सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट्स में, ठीक है। और जो एक्सपेंसेस आपके एक्चुअली करके जो जो एक्सपेंसेस आपके एक्चुअली परफॉर्म हो जाते हैं उसको हम कहते हैं प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट्स। यहाँ तक क्लियर। तो इसी तरह से जब आप बनाते हैं ना, वो क्या उसे कहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तमाम के तमाम जिनके आप जिला अकाउंट्स बनाते हैं वो तमाम के तमाम प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट्स ही कहलाते हैं। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग के सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट्स के लिए आपको GL अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं होती, जबकि प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट्स तभी बनेगा जब आपका GL अकाउंट बनेगा FS00 में। अच्छा, एक बहुत अच्छी क्यूरी आई कि सर अगर हम बजटिंग बनाने में या प्लानिंग करने में, फोरकास्टिंग करने में या फिजिबिलिटी रिपोर्ट पे करने में जो टॉप मैनेजमेंट को जो हमने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, और डेफिनेटली जब तक हमारे पास जेल अकाउंट नहीं होंगे तो हम उनके बिना कैसे उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। आई थिंक दिस इज योर क्यूरी। हम्म। हम्म। अच्छा अच्छा अच्छा।
फ्यूचर फोरकास्टिंग बजटिंग जो भी आप करते हो वो एससीपी के अंदर ही करते हैं, और बजटिंग जो है आपकी कॉस्टिंग में की जाती है आमतौर पे, ठीक है। फाइनेंस जस्ट आपको ये बताते हैं कि भाई हाउ मच कैपिटल यू हैव, ठीक है, हाउ मच रिजर्व, हाउ मच प्रॉफिट यू हैव, बस ये इसकी तीन चार आपके पास फिगर्स होती हैं फाइनेंस की। बाकी तमाम बजटिंग जो है आपकी कॉस्टिंग के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये समझें कि दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन, क्या अगर आप एक बजटिंग को अगर आप एक बजटिंग या फोरकास्टिंग कर रहे हो तो उसमें 5% फाइनेंस इन्वॉल्व है, 5 या 10%, 90% आपकी उसमें कॉस्टिंग इन्वॉल्व है, ठीक है। क्योंकि जब तक आपकी इफेक्टिव कॉस्टिंग नहीं होगी तब तक आपकी इफेक्टिव बजटिंग नहीं होगी। और एसईपी के अंदर सबसे खूबसूरत बात यह है कि बजटिंग के लिए सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट जो आप बनाते हैं वो प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट ही की बेस पे बनते हैं, नंबर वन। यानी कि अगर आपने प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट्स बना दिए 2023 या 2024 में, तो 2025 का जो बजट बनेगा वो 2024 की बेस पे बनेगा, ठीक है। और अगर आपकी एक न्यू कंपनी है, ठीक है, तो जिसमें आपका एक फर्स्ट बिजनेस है, न्यू बिजनेस है, उसमें अगर आपने बजट बनाना है ना, तो वो डिफरेंट इफेक्टिव सोर्स से आप डेटा कलेक्ट करने के बाद उस डेटा की बेस पे आप बजटिंग प्लानिंग करते हो, ठीक है। उस सोर्स डेटा को हम बेस पैरामीटर कंसिडर करते हैं, ठीक है। और ये एससीपी के अंदर ये वाला ऑप्शन मौजूद है। अकाउंटिंग, कंट्रोलिंग, एक तो प्लानिंग आपके पास आती है, ठीक है। और इसमें या चीज़ें इन्वॉल्व स्टैंडर्ड की फिगर से, एक्टिविटी इनपुट से, कॉस्ट बजट से, ठीक है। कॉस्ट सेंटर बजट यानी कि जो आपकी डिपार्टमेंट्स का जो बजट बनेगा। फिर उसके बाद एलोकेशंस आती हैं। एलोकेशन का मतलब क्या होता है कि आप एक प्लानिंग करते हो, प्लानिंग के बाद आप एलोकेट करते हो कि भाई मुख्तस कर देना, जैसे कि पाकिस्तान में आता है ना कि फला डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए हमने इतने बिलियन वो एलोकेट कर दिए, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये एक्चुअल कॉस्टिंग से ये चीज़ें, ठीक है। अच्छा, और फिर उसके बाद आपकी आती हैं पीरियड एंड क्लोजिंग, ईयर एंड क्लोजिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम, और फिर इंटरनल ऑर्डर्स आपके पास आते हैं, ठीक है। इसमें आपकी प्लानिंग है, बजटिंग है, तो ये तमाम चीज़ें आपकी इसमें शामिल होती हैं, ठीक है। आई थिंक your query is clear. Next query है sir, what's the logic of open and closing posting period? Very good. Open and close posting period, वो तो उसका एक वेरिएंट, उसका एक कोड आता है ना ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड का। ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड जो है ना वो ये आ गया यहाँ पे, पोस्टिंग पीरियड क्या था, पीपीवीएच। अच्छा, देखें, ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड ये बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है कि फ्रंट एंड के ऊपर जो आपने जर्नल एंट्रीज पोस्ट करनी है, ट्रांजैक्शंस करनी है, ये उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और इसमें जो टाइम फ्रेमवर्क है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल के हम सेल्स करते हैं जनवरी में, ठीक, और फेब में हम सेल्स करते हैं, और उसकी रेवेन्यू हमें मिलती है मार्च या अप्रैल में। तो जो रेवेन्यू का टाइम पीरियड होगा वो मार्च अप्रैल ही का होगा,
अगरचे आप लोगों ने सेल्स जनवरी एंड फेब में किए हैं, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड पोस्टिंग पीरियड। उसके अलावा जी प्लीज। हाँ हाँ। हम्म हम्म। बिल्कुल, देखिए सेल्स करना और चीज़ है, और जो रेवेन्यू, जो कैश आपका रिसीव होना, वो और चीज़ है, ठीक है। टाइम फ्रेमवर्क आपको बताता है कि आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो आपने इस पीरियड में पोस्ट कर ली। पोस्टिंग पीरियड का मतलब क्या होता है, ये जो आपका महाना, मंथली फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम लोग बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड पोस्टिंग पीरियड। जैसे कि बहुत से अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में हैदर को मालूम भी होगा कि वहाँ पे वीकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है, ठीक है। हमारे टेक्सटाइल में बाई वीकली हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते थे, ठीक है। हैदर आपको मालूम होगा कि ज़रा कंफर्म कीजिएगा अपने पापा से कि जो अमेरिका और ये यूके, कनाडा, यूरोप, यहाँ पे स्टिल जो है ना वीकली ट्रांजैक्शंस की जाती हैं। उनका पोस्टिंग पीरियड है वीकली, हमारा पोस्टिंग पीरियड है मंथली। और दूसरा इसमें सबसे टेक्निकल पॉइंट ये आता है कि आपने कौन कौन से ट्रांजैक्शंस को किस पीरियड में पोस्ट करने। दिस इज वेरी टेक्निकल पॉइंट। फॉर एग्जांपल हैदर, आपको मालूम है जैसे कि फौजी फर्टिलाइजर या जो भी लार्ज इंडस्ट्रीज हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये ना कस्टमर से एडवांस पेमेंट लेती है, ठीक है। और इनका ना एक टाइम पीरियड होता है कि इन्होंने उसी उसी टाइम पीरियड के अंदर कस्टमर से पेमेंट लेते हैं, उसके बाद ये कस्टमर से पेमेंट नहीं ले सकते। जैसे कि फौजी फर्टिलाइजर को आप देख लें, जो अभी जो रिसेंट जो आपकी वीट कल्टीवेशन है, राइस कल्टीवेशन अभी आई थिंक ये उसमें आती है, समर सीजन में आती है ना, राइस राइस। हाँ, तो बल्कि आपको मैं दूसरी एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि शुगर इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, शुगर इंडस्ट्री कब बूम पे होती है, जब शुगर कैन की कल्टीवेशन टॉप पे हो, ठीक है। तो शुगर कैन की कल्टीवेशन आई थिंक ये आपकी होती है अक्टूबर तक आ जाती है आई थिंक, क्योंकि उसके बाद फिर ये वीट का सीजन स्टार्ट हो जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि जब शुगर कैन की फसल तैयार हो जाती है, जब शुगर शुगर कैन की क्रॉप मार्केट में आ जाती है, तो ये उस बेस पे कस्टमर से एडवांस पेमेंट ले लेते हैं। यानी कि इनका टाइम पीरियड क्या होता है, अक्टूबर, सॉरी नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, ये 4 महीनों में अपने कस्टमर से पेमेंट लेते हैं। तो इनका जो ओपन पोस्टिंग पीरियड होगा नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। इस ओपन ये ओपन पीरियड होगा फॉर कस्टमर्स, ठीक है। यानी कि ये कस्टमर इन पीरियड्स में कस्टमर से पेमेंट ले सकते हैं, बाकी पीरियड्स में कस्टमर से पेमेंट नहीं ले सकते। तो यहाँ पे हम जस्ट उन्हीं को ओपन करेंगे। फॉर एग्जांपल, ये कस्टमर, ठीक है, फ्रॉम अकाउंट टू अकाउंट, यानी कि आपका जो कस्टमर नंबर 1, कस्टमर का ये अकाउंट है, और इस कस्टमर के अकाउंट तक, ठीक है, फ्रॉम पीरियड 11/24 टू पीरियड 0/2/2025। ये इस तरह का वो आपका,
ये अगर आपने एक स्टैंडर्ड मेंशन कर दिया कि भाई हमने कस्टमर की जो पेमेंट्स है उसका ओपन पीरियड है 11 11/20 सॉरी ये हो गया। हाँ, यानी कि आपने ये बोल दिया भाई अभी तो 24 ईयर स्टार्ट हो चुके ना। आपने ये लगा दी कि जो कस्टमर की जो पेमेंट के जो टाइम फ्रेमवर्क है वो है नवंबर टू फेब। ये आपने एक वो लगा दी, एक इंस्ट्रक्शन का दिया, एक आपने स्टैंडर्ड इसमें इम्पोज कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, अब कस्टमर से पेमेंट जो है ना वो सिर्फ इन्हीं मंथ में लिए जाएगी, इसी पोस्टिंग पीरियड में ली जाएगी। इसके अलावा आप का कोई भी पोस्टिंग पीरियड होगा ना, चाहे 1 मार्च हो या 1 अक्टूबर हो, तो वो जो है सिस्टम उस एंट्री को पोस्ट नहीं करेगा। लॉजिक्स क्लियर? Okay, now we have to configure cash journal. SPRO, financial accounting. नो, financial accounting के बाद आप आ जाते हैं यस बैंक अकाउंटिंग। उसके बाद आप आ जाओ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अच्छा, इसमें एक हमारे पास है बैंक अकाउंट, और वो एक अलग चीज़ है, उसको भी हमने डिफाइन करना है। बिजनेस ट्रांजैक्शन, देन कैश जर्नल। अच्छा, कैश जर्नल में हमारे पास ना दो किस्म के वो आते हैं, कैश आती है। एक आपका आता है पेटी कैश, एक आपका आता है जनरल कैश। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने टाइप ऑफ कैश जनरल को कॉन्फ़िगर करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट जीएल अकाउंट फॉर कैश जनरल। तो DB02, सॉरी, चेंज कंपनी कोड DB01। करंट एसेट कैश आपके पास मौजूद है, पेटी कैश भी मौजूद है। ठीक है, हम दो बनाते हैं, एक कैश का बनाते हैं। अच्छा, एक पेटी कैश का 102, जनरल कैश का 101। अच्छा, देन डिफाइन अमाउंट लिमिट UNT, कंपनी कोड आपका है करेंसी आपकी कौन सी PKR वेट 01.01.2024। अच्छा, यहाँ पे आप अमाउंट लिखते हैं 1.5 मिलियन कैश जनरल के लिए। टॉलरेंस में बिल्कुल, ये भी वही लिमिट है। यस, ये भी वही लिमिट है। नाउ कम बैक। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएं डिफरेंट डॉक्यूमेंट टाइप्स फॉर कैश जर्नल। इसमें आप देखें, अगर आपके पास डिफाइंड है, यस, देयर इज नो नीड टू डिफाइन एनी मोर डॉक्यूमेंट्स इन दिस ऑप्शन। जस्ट कम बैक। अच्छा, डिफाइन नंबर रेंजेस। यस, we have to define number ranges for intervals. DB01, click on this interval 01 1 ट्रिपल 0, बल्कि इसको आप करते हैं 1000002 19999। ओके, 99। यस, जो कैश जर्नल का जो डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस रेंजेस है, ये अलग चीज है। ठीक है, ये हमने डिफाइन किया 01 फॉर्म नंबर 1000002 19999। ठीक है,
ना, हाँ यस, उस पे कैश जनरेट कर देता है, वेरी गुड। वो एक अलग ऑप्शन है, ये एक अलग ऑप्शन है, सेव्ड। डिफाइन नंबरिंग ग्रुप्स, ये आप इसको स्किप कर दो, ये भी स्किप कर दे। नाउ कम टू सेटअप कैश जर्नल। अच्छा, इसमें आप ये काम करें कि या तो आपके पास दो ऑप्शन, या तो आप न्यू एंट्री में जाके क्रिएट करें, या फिर जो आपके पास ऑलरेडी कोई स्टैंडर्ड है वहां से आप उसको सिलेक्ट करके कॉपी एज करके उसको आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक दिस, वी जस्ट select first one, click on copy as, and just change your company code TB01, change your cash gen account CJ, ये आपका जाएगा कैश जनरल, पैटी कैश जनरल, PCJT, ठीक है, मीन पैटी कैश जनरल, और D फॉर योर कंपनी। तो यहाँ पे आपका जाएगा वन, सॉरी, इसको हम लेके आते हैं जर्नल में। पहले हम लाते हैं जर्नल कैश जर्नल टी, ठीक है, ये नोट कीजिएगा प्लीज। 101 इसका जीएल अकाउंट, करेंसी पी क्या, अच्छा, रेस्ट ऑफ थिंग्स विल बी सेम, ठीक है। यहाँ पे इसको जो है वो एक मिनट, इसको हम यहाँ पे चेंज करते हैं ना, जर्नल कैश। अच्छा, उसके बाद आपका जाएगा यहाँ पे पर्सन रिस्पॉन्सिबल, पर्सन टू, कौन कौन इसको रिस्पॉन्सिबल करेंगे, ठीक है, कौन कौन से पर्सन रिस्पॉन्सिबल होंगे। देन एंटर, एंटर अगेन, एंड देन सेव इट। अब आप इसी को फिर सिलेक्ट करें, कॉपी एज कर दें, कंपनी कोड आपका सेम होगा, और यहाँ पे आप इसको बना दें पैटी कैश जर्नल, ठीक है। इसका जीएल अकाउंट होगा आपका 102, पैटी कैश जर्नल, नहीं, नो नो नो, आप इसको सेव कर दें, सेव। अच्छा, अब इस इन कैश जर्नी के अंदर ना जो ट्रांजैक्शंस आती है वो हमने मेंटेन करनी है, ठीक है, कौन कौन सी आ सकती हैं। देखिए, आपके पास कैश कहाँ कहाँ से आ सकता है, जरा मुझे बताइए प्लीज, जल्दी से। वेरी गुड, कस्टमर से आ सकता है, बैंक से भी आ सकता है। हम्म, वो बैंक आ जाएगा ना, बैंक आ जाएगा, बैंक से आ जाता है, कस्टमर से आता है, और अदर रेवेन्यूज, ये तीन आपके बेसिक सोर्स है, ठीक है। और कैश कहाँ कहाँ पे जाते हैं, कैश के जो आउटसोर्स कौन कौन से, सरप्राइज पे जाते हैं, वेरी गुड, एक्सपेंसेस में, हाँ, आउटसोर्स आउट गोइंग कैश आपका जो है एक्सपेंसेस में जाता है, कैश डिपॉजिट टू बैंक, ठीक है, और वेंडर्स इसको आप देते हो। तो वो अभी यहाँ पे हमने इसको कॉन्फ़िगर करना है। कम टू न्यू एंट्री, कंपनी कोड DP01। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे बिजनेस है, इसको जरा पब्लिश करें, रिसीट फ्रॉम बैंक, ठीक है, ये इसके टाइप्स हैं, CBR, सॉरी, CT और R, ठीक है, रिसीट फ्रॉम बैंक। अच्छा, इसमें क्या है, अच्छा ये इसको आप स्किप कर दें, स्पेशल चैनल, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, ये आपका आएगा 1 या 2, कैश पेमेंट्स और कैश रिसीट से 2। अच्छा, यहाँ पे आपने बैंक का जीएल अकाउंट लिखने, बैंक का जीएल अकाउंट कौन से, 100 आई थिंक,
ऐसी 100। अच्छा, फिर आप एंटर करते हैं। अच्छा, आ, ये क्या, कैश फ्रॉम बैंक, ठीक है, ये आपने लिस्ट यहाँ पे देनी है। अच्छा, उसके बाद है DB01, और यहाँ पे आपका जाएगा डी, यहाँ पे आपके आ जाएगा 2, यहाँ पे हम कस्टमर का वो लिखेंगे, तो कस्टमर का यहाँ पे जिला को यहाँ पे मेंशन नहीं कर, कैश फ्रॉम कस्टमर, एंटर। रिकॉर्डिंग प्रोसेस DB03, और ये आपका जाएगा रेवेन्यू, ठीक है, और यहाँ पे टू, टू किसको रिप्रेजेंट करे, कैश, इनकमिंग कैश को, ओके। तो यहाँ पे जो है ना आपका जीएल अकाउंट रेवेन्यू का, वो भी आप इसमें मेंशन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम लिखेंगे रेवेन्यू का जीएल अकाउंट, रेवेन्यू, रेवेन्यू कहाँ पे है, वाटर बॉटल सेल्स, ओके। चलिए हम यहाँ पे ना, ये पेटी कैश है, कौन सा कैश है, चलिए यहाँ पे हम इसको अपनाते हैं, ये वाला फिल फॉर, ठीक है। और अच्छा, एक और बहुत टेक्निकल पॉइंट, कैश फ्रॉम रेवेन्यू, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या मेंशन किया हुआ है, 800 कैश फ्रॉम सेल्स, ठीक है। देखिए, जितनी भी कस्टमर्स की जो पेमेंट्स है या जो सेल्स की जो ट्रांजैक्शन है, वो आमतौर पे बैंक्स में पे की जाती, बैंक्स में पोस्ट की जाती है, ठीक है। आप कस्टमर से कैश जो लेते हो वह बैंक से लेते हैं, ठीक है। जितने भी सेल्स है वो बैंक की ट्रांजैक्शंस होती हैं, ये हैं कैश ट्रांजैक्शंस। देखिए, आप मल्टीनेशनल एग्जांपल कंपनी की एग्जांपल ले लें, जो जितने भी ट्रांजैक्शंस वो चेक्स के जरिए लेते हैं या बैंक ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है। तो अब उनकी मतलब कि हैवी अमाउंट्स होती है, तो वो तो नहीं मतलब कि 50, 1 करोड़, 5 करोड़, 20, 30 करोड़ जो है वो कैश में जाके प्रेजेंट करें, ठीक है। हैदर, अगर आप सुन रहे हैं तो आप ज़रा मुझे बताएं कि कभी आपने ऐसे देखे कि आपने मतलब कि एक, आई थिंक आपने 70 मिलियन या 700 मिलियन की ट्रांजैक्शन करनी है, 700 मिलियन आपका बनता है तकरीबन 70 करोड़, ठीक है। तो आपने इतनी अमाउंट जो है वो कैश में जाके दे रहे हो वेंडर को, वो आम चेक्स, हाँ। जितने भी जो ट्रांजैक्शंस होती है वो आमतौर पे रेगुलर जो ट्रांजैक्शन है आपकी उसमें आती हैं, बैंक्स में आती हैं। शाबाश, वेरी गुड, बिजनेस रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे जो है ना, ये अदर देन मतलब कि जो आपके रेगुलर कस्टमर, इनके एक होते हैं आपके रेगुलर ट्रांजैक्शन सेल्स, एक इरेगुलर सेल्स, ये आपके इरेगुलर कस्टमर की जो है पेमेंट यहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट 3 जो ट्रांजेक्शन है ये आपकी इनकमिंग कैश है, नेक्स्ट 3 जो ट्रांजेक्शन होंगी वो आपकी आउटगोइंग कैश है, ठीक है। कैश जैसे कि एक्सपेंसेस में आपका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कर देंगे, जितने भी कैश एक्सपेंसेस है उसको हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ठीक है। ये सॉरी, ये आपका यहाँ पे 1 आएगा। याद रखने के कैश ट्रांजैक्शन में जस्ट कैश की एंट्री पोस्ट होगी, और FP50 में और F02 में आपकी जो है वो वाली एंट्री पोस्ट होंगी अदर देन कैश, कैश पेमेंट।
अच्छा, एक और चीज़ ये कि यहाँ पे कंपनी के पॉलिसीज भी मैटर करती हैं कि कंपनी के पॉलिसीज क्या कहती हैं कि आपने कौन कौन से ट्रांजेक्शन को किस में एडजस्ट करने हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम ये काम करते हैं कि कैश एक्सपेंसेस, हम एक काम करते हैं, एडमिन एक्सपेंसेस को जो है हम उसमें ले आते हैं कैश एक्सपेंसेस में। ठीक है, लेटर हम इसको चेंज कर देंगे कैश टू एक्सपेंसेस। अच्छा, DB01, और यहाँ पे आपका आ जाएगा वेंडर, ये अदर वेंडर्स है। ठीक है, जो आपके एक रेगुलर वेंडर्स है, एक इरेगुलर वेंडर्स है, इसका आपने यहाँ पे कोई कोड नहीं देना। और ये आपका आ जाएगा पेमेंट टू बैंक 100 to bank and save it. Okay, save it. Now come to front end, accounting, financial accounting, ledger, document entry, FPCJ। FPCJ में एंट्री पोस्ट करने से पहले जो आपकी फर्स्ट एक ट्रांजेक्शन है ना, जो आपने कैपिटल की पोस्ट की थी, बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट, ठीक है, वहां से हम पहले बैंक से कैश विड्रॉ करेंगे। कंपनी कोड क्या था? DB01 जी। अच्छा, यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो हम पैटी कैश को कंटिन्यू करें या जनरल कैश को कंटिन्यू करें, क्या ख्याल है आपका? जनरल कैश वो भी ठीक है, और मैं ये समझता हूँ कि हम पहले पैटी कैश को कर लेते हैं। ठीक है, जो दोनों को कर लेते हैं, GCJT एंटर। अच्छा, यहाँ पे देखिए आपका कंपनी कोड यहाँ पे आ गया, डेट आप टुडे, और कैश रिसीट्स। ठीक है, यहाँ पे देखो अपने बैंक सब कुछ जीरो है। मिशन ट्रांजेक्शन आप यहाँ पे लेके आओ, कैश फ्रॉम बैंक। ठीक है, वी आर गेटिंग कैश फ्रॉम बैंक। अमाउंट कितनी है इसमें? 1.2 मिलियन। तो देखो यहाँ पे जिला अकाउंट ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है। अच्छा, अब आपने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, सेव सिलेक्टेड, यहाँ पे क्लिक किया, और फिर उसके बाद आप इसको पोस्ट कर देंगे, पोस्ट सिलेक्टेड एंट्रीज, इसको आप एंटर कर देंगे। ये ले, आपकी एंट्री पोस्ट हो गई। एंट्री नहीं पोस्ट बढ़ के आपने कैश जर्नल में एक जो है ना, आपके पास आपने बैंक से कैश विड्रॉ किया, तो यहाँ पे आपके पास कैश आ गया। अब हम ये देखेंगे कि जो आप लिसन एक, अब हम ये देखेंगे कि जो हमने फर्स्ट एंट्री पोस्ट की थी कैपिटल की, ठीक है, वो कितनी थी, और बैंक से क्या ऑटोमेटिकली बैलेंस से डिटेक्ट हुआ नहीं हुआ, अब हम वो चेक करेंगे। वो कैसे चेक करेंगे? कम बैक न्यू सेशन, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर, अकाउंट, फैगल B03, फैगल L03। ठीक है, वी हैव टू ऑप्शंस, अकाउंट नंबर 001299, फिस्कल ईयर 2024, एंड क्लिक ऑन एग्जीक्यूट ऑप्शन। अब ये आपके पास टोटल ट्रांजेक्शन आ रही है। ठीक है, 51.2 मिलियन की। अच्छा, अब आप आ जाएं फैगल L03 में, 001 999, कंपनी कोड आपका आ गया
जस्ट एग्जीक्यूट। अच्छा, ये आपका आ गया यूबीएल। यूबीएल में आपकी जो फर्स्ट एंट्री थी 50 मिलियन की, और आज हमने एंट्री पोस्ट किया 1.2 मिलियन की। इसने ऑटोमेटिकली बैंक से डिडक्ट करने के बाद ये आपका बैंक बैलेंस आ गया 48.8 मिलियन। क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब यहाँ पे कैश इन हैंड देखे, अभी हमने कैश की जनरेटरी पोस्ट नहीं की, वी जस्ट पुट जस्ट रिकॉर्ड सम अमाउंट इन कैश जर्नल। तो कैश जर्नल ऑटोमेटिक आपके पास आ गया, और ये अमाउंट आपके पास ऑटोमेटिक आ गई। ठीक है। थर्ड वन आपके पास है कैपिटल का। कैपिटल आपका 50 मिलियन उतरेंगे। तो ये स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा कि जो भी आपने एंट्री पोस्ट करनी है ना, ध्यान से पोस्ट कीजिएगा। ठीक है। याद रखना कि कैश की एंट्री जो है ना, हाँ, कैश की जो एंट्री है, कैश देने के अलावा आपने किसी जगह पे पोस्ट नहीं करनी। ओके। ये ले, क्लियर? हाँ, डिलीट तो नहीं हो सकती, जैसे बात है, फिर वो आपका मेन सर्वर के ऊपर वो एंट्री पोस्ट हो जाती है। अलबत्ता अगर आपको किसी एंट्री के ऊपर डाउट है, आप उसको पार्क कर दें। पार्क एंट्री का यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। हम्म। यस कर सकते हैं, लेकिन वो रिवर्से में जाना पड़ता है, रिकंसिलिएशन में आ जाती है। ठीक है। तो वो उस तरह के मैटर्स हैं। ना, आज की लॉजिक क्लियर? ओके स्टूडेंट, आप एक काम ये करेंगे, DB01 जो है, ये आपने इस पे काम नहीं करना। आपकी जो कंपनी है DB02, और जो दूसरी कंपनी, इस पे आप काम करें। ठीक है। ये मैं वैसे प्रैक्टिस के इसको मुख्तस करूँगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच।